सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को और आरती आपको मेरा यानी चंचल वर्मा का नमस्कार। चंचल जी आपको और सभी सखियों को और सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और देखो आरती, मौसम है ना करवट ले रहा है, ठंड दिन पे दिन जोर पकड़ती जा रही है। बिल्कुल, अब बढ़ गई ठंड। हाँ, और ऐसे में शादियों का मौसम भी चल रहा है, बहुत सारी तैयारियां लोगों की चल रही हैं, जो ऐसी तैयारी होती है ना जो अपने आप में हमें गर्मजोशी से भर देती है। बिल्कुल, और खासकर महिलाओं में तो ये रहता है ना कि चाहे कितनी भी सर्दी क्यों ना पड़ रही हो, बर्फ भी क्यों ना पड़ रही हो, लेकिन शादी में जाएंगे तो कोई स्वेटर, कोई जैकेट इस तरह से हम नहीं पहनते। इसी तरह से जब हम अपने श्रोताओं के साथ मिलते हैं ना तो ये भी हमें एक गर्मजोशी वाला माहौल ले आता है और बड़े उत्साह के साथ हम उनसे बातें करना शुरू करते हैं। हमें इंतजार रहता है बल्कि कि हम अब जाएंगे, अब मिलेंगे, बहुत सारे श्रोता होंगे, उनके बहुत सारे कमेंट्स होंगे, वो कुछ अपने अनुभव साझा करेंगे, हम उनको पढ़ेंगे, तो अच्छा लगता है सब सोच के। तो बहुत सारे जो अनुभव हैं, उनके कमेंट्स हैं, वो हमारे पास आने शुरू हो चुके हैं। तो किन विषयों के लिए आ रहे हैं वो विषय बता देते हैं। बिल्कुल, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह के बारे में जो चल रहा है, तो और साथ ही हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत ओयनम बेम्बेम देवी जो कि फुटबॉल खिलाड़ी हैं, उनके बारे में। सोमवार का दिन है तो कुछ ना कुछ खाने पीने की बात भी होती है, यानी कि व्यंजन की बात होती है। और इस बार कुछ सेहत से बिल्कुल हम एकदम सेहतमंद वाली मिठाई बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप सोचे कि सर्दी के दिन है तो हम कुछ भी खा के खूब अपना वजन बढ़ा लें, ऐसा सखियां चाहती हैं कि हम अपना वजन बढ़ाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और हम शादियों में जाते हैं तब जो मिठाइयाँ खाते हैं वहाँ तो इन चीजों का परहेज नहीं होता। अब भाई वहाँ पे तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना कि आपको ऐसी मिठाई मिले जिससे वजह वो चीज। लेकिन घर में अगर आप कुछ मीठा बना रहे हैं तो इस तरह से उसमें मीठापन डालिए, मिठास डालिए कि वो सेहत को नुकसान ना पहुंचाए। इनकी शक्कर की बात करें तो वो थोड़ा सा सेहत के लिए हानिकारक अगर होती है तो शक्कर के बिना क्या क्या चीजें बनाई जा सकती हैं, इस बारे में हमारी सखियां जो बड़ी समझदार हैं और बहुत कुशल हैं पाक कला में, वो हमें लिखकर भेज सकती हैं। बिल्कुल, और जो प्राकृतिक रूप से जो मिठास होती है ना, वो उसकी बात ही अलग होती है। और जब किसी ने अगर कुछ अच्छा बनाकर खिलाया तो कई बार बच्चों को लगता है, भाइयों को लगता है कि हमारी बहन तो हमेशा अच्छा खाना बनाती है, पति को लगता है पत्नी हमेशा अच्छा खाना बनाती है, और वो कभी तारीफ नहीं करते। लेकिन औपचारिक रूप से अगर आपने ये कह दिया कि भाई आज खाना बड़ा अच्छा बना है, चाहे रोज ही खाना अच्छा बनता है, तो ये छोटी छोटी सी औपचारिकताएं होती है ना, ये रिश्तों में जो मिठास है उसे और बढ़ा देती है, नजदीकियों को। और बहुत ज्यादा अगर खाना बहुत अच्छा नहीं बना है तो जरूरी नहीं कि आप बुराई करें, क्योंकि आप बुराई करने में तो आप लोग आ जाते हैं सब लोग कि आज ये नमक कम है, मिर्ची ज्यादा। तो अगर कभी ये सब चीजें अच्छी बनी है तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। बिल्कुल, बात औपचारिकताओं की हो रही है। औपचारिकताएं किसी भी तरह की हों, किसी को देखकर संबोधन करने के लिए जब हम नमस्कार कहते हैं, गलती होने पर सॉरी कहते हैं, किसी कुछ अच्छा करने पर किसी का आभार व्यक्त करते हैं, और ये करना कोई बहुत जरूरी तो नहीं है। सामने वाले ने हमसे सॉरी थैंक यू मांग के नहीं लिया, लेकिन अगर हम ये औपचारिकता निभाते हैं तो इसमें हमारी भी कहीं ना कहीं कि हम कितने शालीन हैं, सभ्य हैं, वो भी नजर आता है और हमारी रिश्तेदार भी दिखती है, नजदीकियां ले आता है। इसके अलावा एक और बड़ा खास दिवस आज हम मना रहे हैं। जी, आज हम मना रहे हैं सेना का सेवा कोर दिवस। उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सेना सेवा कोर दिवस जो होता है वो हर साल 8 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो सेना को आवश्यक आपूर्ति, परिवहन और अन्य प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होती है। ये सुनिश्चित किया जाता है इसमें कि किस तरह से सैनिक जो है उनके पास आवश्यक भोजन, ईंधन, गोला बारूद और उपकरण सब उपस्थित हों, सब उनके पास सुलभ हों, जिससे कि वो प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। हाँ आरती, और इस दिन सेवा सेना कोर के कर्मियों के बलिदान और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पित सेवा को भी याद किया जाता है। इसका आदर्श वाक्य है सेवा अस्माकम धर्मः, ये जिसका अर्थ है कि सेवा ही हमारा धर्म है। भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा है आर्मी सर्विस कोर। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान एक मामूली शुरुआत से कोर ने अपनी गतिविधियों का दायरा बढ़ाया और अब जमीन, पानी के साथ साथ हवा में भी ये काम कर रही है। बिल्कुल, और चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।
खुश हो ले, पूरा नहीं होता किसी का यहाँ हर सपन। गाओ मेरे मन, चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण। गाओ मेरे मन। चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण। गाओ मेरे मन। चल चाहे हंस के तू चल, चल न तुझे होगा। रोक चल चाहे हंस के तू चल, चल न तुझे होगा। रुकेंगे ना तेरे लिए ये समय के चरण। गाओ मेरे मन, चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण। गाओ मेरे मन। अर्जी कहते हैं ना, चाहे सूरज चमके चाहे ग्रहण हो, मतलब सूरज है या नहीं है, हमें दिन हो गया है ये तो पता लग ही जाता है। कई बार बारिश के समय भी सूरज नहीं उगता, लेकिन दिन हो गया हमें अपने काम पर लगना होता है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, ये गीत हमें सिखाता है कि हर हाल में हमें उठकर अपने काम में जुट जाना। बिल्कुल। और इसी तरह से जुटते हैं हमारे जो हस्तशिल्प के कारीगर होते हैं वो काम पे, है ना, जो इतनी मेहनत करते हैं, एकदम जुझारू होते हैं कि पूरा पूरा समय अपना उसी में लगा देते हैं। सोचो हाथ से जो चीज बनाई जाती है उसमें कितना मेहनत लगता होगा और कितना समय लगता होगा। इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि इन चीजों की जो कीमत है वो आम तौर पर अन्य चीजों से थोड़ी सी ज्यादा होती है, और कई बार सिर्फ कम कीमत के चक्कर में हम दूसरी चीजों को खरीद लाते हैं। लेकिन इसमें कितना वक्त लगा, मेहनत लगी, और ये हमारी संस्कृति से, परंपराओं से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। शायद इन्हीं चीजों को बहुत महत्व मिले, और जो ये कारीगर हैं इनको भी महत्व मिले। इसीलिए हस्तशिल्प सप्ताह जो है हम मनाते हैं। और चंचल, सबसे बड़ी चीज ये है ना कि जब वो उस चीज को अपने हाथों से बनाते हैं ना, तो उसमें क्या सोच रहे होते हैं, कितने लगन से उसको बना रहे होते हैं, तो वो उनके इमोशंस भी उसके अंदर आ जाते हैं ना। तो जरूरी नहीं कि हम बाहर से जो चीजें खरीद ले रहे हैं ऐसे बनी बनाई, या इससे क्या होता है हम अपने घरेलू उत्पाद को भी बढ़ावा देते हैं। और होता यह है कि हर इंसान के सोचने का ढंग अलग होता है। तो अगर हम चित्रकारियां भी देखेंगे ना, तो अपनी सोच को एक चित्रकार उन चीजों में डाल देता है। तो इन चीजों का एक मजा ही अलग होता है। और 8 से 14 दिसंबर तक पूरे सप्ताह भारत में हस्तशिल्प सप्ताह मनाया जाता है। ये देश के सभी राज्यों में हस्तशिल्प के बारे में जागरूकता, सहयोग और इसके महत्व को बढ़ाया जाए, इसीलिए बहुत उत्साह से इसे हम मनाते हैं। बिल्कुल। और ऐसे उत्सव जो होते हैं वो देश भर के सभी जो कारीगर हैं उनके लिए एक बहुत खास समय होता है, क्योंकि उस समय दुनिया उन्हें पहचानती है, उनको एक मौका मिलता है अपनी जो कला है उसका प्रदर्शन करने का, है ना। जो इतने समय से उन्होंने संजोया उस चीज को, उसको बाहर लाके दूसरों लोगों के सामने रखने का उनको मौका मिलता है, और उनको एक आशा मिलती है, उनको एक अवसर मिलता है कि वो अपने कला का प्रदर्शन कर सकें और लोग उनको पहचान मिल सके उनकी। बिल्कुल। और इस सप्ताह के दौरान आयोजित की जाती बहुत सारी प्रदर्शनियां, जिसमें जो लाखों हस्तशिल्प कारीगर हैं वो भी आते हैं अपनी कला को दिखाने के लिए। वहीं इनकी कला को देखने के लिए जो
जो दर्शक हैं, खरीदार हैं, वो भी आते हैं और इस तरह से जो हस्तशिल्प की परंपरा है और संस्कृति है, इसको जीवित रखने में चीजें मदद करती हैं। बिल्कुल। और जो हस्तशिल्प और कलाकृतियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो कारीगर हैं और शिल्पकार हैं, उनको भी इसमें जो पुरस्कार भी मिलते हैं, जैसे कि शिल्प गुरु और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार, ऐसे तरह तरह के सम्मान और पुरस्कार से उनको सम्मानित भी किया जाता है। और इस पूरे सप्ताह में शिल्पकारों की सहायता के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है, ताकि वो अपने अनुभवों, विचारों पर चर्चा करके और समस्याओं का समाधान करके शिल्प कला में भाग ले सकें। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना हुई थी साल 1952 में एक सरकारी सलाहकार के रूप में, और इसका उद्देश्य भारत में हस्तशिल्प से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान करना, हस्तशिल्प के विकास को सुधार करके उसमें उपाय लागू करना था। और इसका गठन कपड़ा मंत्रालय की अध्यक्षता में किया गया था। बोर्ड को हस्तशिल्प के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी होनी जरूरी थी, ताकि जो योजनाएं बनाई जाएंगी उनको प्रभावी ढंग से क्रियान्वित भी किया जा सके। बिल्कुल। और इसी के ऊपर एक हमारे जो श्रोता है उन्होंने लिखकर भेजा है कि प्रदर्शनी, शिल्प मेले, शिल्प मानचित्र और कैटलॉग का वितरण और पारंपरिक कलाओं जैसे मधुबनी, फुलकारी, बंधेज, करनी शॉल, ये सब का प्रदर्शन, ये सप्ताह देश भर के सभी राज्यों में हस्तशिल्प के बारे में जागरूकता, सहयोग और महत्व को बढ़ाने के लिए बड़े उत्साह से मनाया जाता है। बिल्कुल सही कह रही हो आरती। और हस्तशिल्प के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में हस्तशिल्प के बहुत सारे मेलों का आयोजन किया जाता है। इस पूरे सप्ताह के दौरान 5 चीजें प्रमुख तरीके से शामिल की जाती हैं, जैसे क्रेता विक्रेता की बैठक, हस्तशिल्प प्रदर्शनी, भारतीय कलाकारों द्वारा कलात्मक प्रदर्शन, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिल्पकारों द्वारा सजीव प्रदर्शन और भारतीय व्यंजनों की प्रदर्शनी। तो ये जो सजीव प्रदर्शन होता है ना, उसमें कई बार हम देखते हैं जो कि मिट्टी से तरह तरह की आकृतियां बना दी जाती हैं और उसे हम एक स्क्रीन पर देखते हैं। ये कलाकार जब सजीव प्रदर्शन करते हैं ना, तो देखने में बहुत आनंद आता है। बिल्कुल। और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि राष्ट्रीय इसमें हस्तशिल्प जो सप्ताह है, तो अपने कुशल कारीगरों के हस्त के वो हस्ताक्षर हैं, जिनके द्वारा हमारे ड्राइंग रूम में ही नहीं अपितु हमारे घरों की अलमारी और वार्डरोब भी सजे रहते हैं। और इसके द्वारा कुशल कामगारों को एक अच्छा खासा बाजार मिल जाता है। इस दृष्टिकोण से सहकारिता के बल पर इनकी पहचान वैश्विक स्तर पर भी तैर रही है और उनके कल्याण हेतु साप्ताहिक पाक्षिक शिल्प मेले का भी आयोजन हर शहर में किया जाता है। इस दृष्टिकोण से भी ये सप्ताह हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये तो हुई इन कारीगरों की बात, लेकिन हमारी मम्मी या दादी, नानी, ये भी किसी कारीगर से कम नहीं होती थी, जो हाथ की बुनाई के स्वेटर हुआ करते थे, क्रोशे से क्या क्या चीजें बना दिया करती थी। बड़ी बड़ी चीजें क्रोशे से बनी हुई, सोचिए कितनी खूबसूरत लगती है। मतलब उनका कुछ अंदाज ही अलग होता है, नहीं? हाँ, और उनका दिन भर का जो खाली वक्त होता था वो इन्हीं चीजों में चला जाता था। और इतनी कुशल कारीगर वो होती थी कि सिर्फ यूं अगर किसी का स्वेटर बना हुआ देखा तो बस यूं 2 मिनट देखेंगे कि ये फंदा यहाँ से निकाला, ये यहाँ से ली, ऐसे बुनाई की गई है, और उनके दिमाग में वो चित्र पूरा छप जाता था और अगले दिन बस उस बुनाई को बनाना शुरू कर दिया करती थी। बहुत सारे, सच में ये पुराने समय की यही तो सबसे बड़ी चीज है। जो हमारी दादी नानी है, जो मम्मी है, जो भी रहे हैं, तो वो लोग इस चीज में पारंगत कह सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि मिट्टी से जुड़ाव के लिए भी ये बहुत जरूरी है। ये तो हमारी संस्कृति है ना, ये हमारी परंपराएं जो हमेशा से चलती चली आ रही हैं। तो गाने भी बहुत जरूरी है, गीत सुनना जरूरी है। मैं समझ गया आपको देखकर। जब सिमट के
हाँ, तो चंचल अब हम बात कर लेते हैं अपनी महिला खिलाड़ी के बारे में ना। आज सखी विशेष में हम महिला खिलाड़ी को लेने वाले हैं। और कौन है ये महिला खिलाड़ी? वो है ओइनम बेमबेम देवी, और ये खेलती हैं फुटबॉल, जो कि मतलब इतना ज्यादा पॉपुलर, इतना ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है महिलाओं के बीच में, लेकिन फिर भी सोचो इन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा और अपनी जगह बनाई होगी। बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं के बारे में अमूमन ये मान्यता होती है कि उनके हाथ पैरों में उतनी ताकत या जान नहीं होती जितनी एक मर्द के हाथों और पैरों में होती है। और फुटबॉल को किक लगाने के लिए जिस तरह से पैरों में ताकत चाहिए होती है, तो ये धारणा पूरी तरह भागते रहना पड़ता है। हाँ, बॉल के पीछे दौड़ना भी है, और उसके अलावा जब किक मारना, आपको गोल करना है, तो वो जो किक के लिए आप मारेंगे ना, पैर में ताकत होनी चाहिए कि वो सीधे जाकर गोल हो जाए। बिल्कुल, और इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ओइनम बेमबेम देवी एक भारतीय महिला फुटबॉलर है, और वो भारतीय फुटबॉल की दुर्गा के नाम से मशहूर है। क्या बात है। वो साल 2020 का पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली महिला फुटबॉलर भी बन चुकी हैं। मणिपाल के इम्फाल में जन्मी, वहीं पढ़ी लिखी ओइनम देवी एक मेहनती मिडफील्डर मानी जाती हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सब जूनियर टूर्नामेंट में मणिपुर अंडर 13 की टीम के लिए खेलते हुए पहली बार प्रसिद्धि पाई थी। बिल्कुल, और बेमबेम देवी को बचपन से ही लड़कों के साथ फुटबॉल खेलने का शौक था, क्योंकि लड़कियां बहुत कम उसमें खेलती थी। तो वो जब 9 साल की थी तभी से ही फुटबॉल खेलती थी, जबकि उस दौर में लड़कियों को फुटबॉल खेलने की आज़ादी नहीं थी। और इसी वजह से लड़कों के साथ वो अपना नाम बदलकर खेला करती थी, क्योंकि उन्हें मालूम था ये बात कि अगर वो अपना असली नाम बताएंगी, यानी कि उनकी पहचान पता लगे वो लड़की हैं, तो जो साथ वाले लड़के हैं वो उन्हें नहीं खेलने देंगे। इसीलिए लड़कों का नाम रखकर उनके साथ उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू किया था। और 15 वर्ष में ही एशिया महिला चैंपियंस में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय करियर की अपनी शुरुआत कर ली थी। बांग्लादेश में ओइनम बेमबेम देवी की कप्तानी में भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने दक्षिण एशियाई खेलों में जीत हासिल की थी, और इसके बाद वो सुर्खियों में आई थी। और इस खेल में भले ही माता पिता ने उनका विरोध किया, लेकिन उनके जो भाई थे वो उनका हमेशा साथ दिया करते थे। बाद में 15 साल की उम्र में उन्होंने एशियाई महिला चैंपियनशिप में राष्ट्रीय टीम में पदार्पण किया। और राष्ट्रीय स्तर पर बेमबेम 1993 से मणिपुर राज्य महिला फुटबॉल टीम की नियमित सदस्य रही हैं। देश के लिए नंबर 6 जर्सी पहनने वाली बेमबेम देवी 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में देश की जीत का एक अभिन्न अंग रही। बेमबेम ने लगभग 2 दशकों के अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में भारत को एक क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में बहुत मदद की। ओइनम बेमबेम को बहुत सारे सम्मान भी इस खेल के लिए मिल चुके हैं। बिल्कुल, और बेमबेम ने एशियाई महिला चैंपियनशिप में गुआम के विरुद्ध अपना अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया। उन्होंने 2001 और 2013 में AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब जीता। 2003 में थाईलैंड में आयोजित AFC क्वालिफाइंग प्रतियोगिता में भारतीय दल को आर्म बैंड दिया गया था। और ओइनम भारतीय फुटबॉल टीम की कप्तान रही थी, जो 2010 के दक्षिण एशियाई खेलों और 2012 में SAFF महिला चैंपियनशिप में विजेता बनकर उभरी थी। जी, और जून 2014 में मालदीव के एक फुटबॉल क्लब ने उन्हें साइन किया। उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत ही इस क्लब ने उन्हें 5-1 की ऐतिहासिक जीत के साथ लीग खिताब जीता था उन्होंने। और बेमबेम ने केवल 3 मैच में 6 गोल करके टूर्नामेंट का शीर्ष स्कोरर रही वो अपने इस खेल में, और शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। 2018 में उन्होंने भारत के अंडर 17 महिला टीम का सहायक कोच उन्हें नियुक्त किया गया था। और 2017 में उन्हें खेल के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और इसके बाद फिर 2020 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री का सम्मान पाने वाली वो पहली महिला फुटबॉलर हैं, और वर्तमान में वो भारतीय महिला फुटबॉल के प्रति जागरूकता फैलाने में लगी हैं। तो हमारी जो और सखियां हैं, जो अब लड़कियां बड़ी हो रही हैं और इस खेल में रुचि रखती हैं, वो जरूर इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगी। और फुटबॉल जो होता है ना, खेल ऐसा होता है कि आपको स्वस्थ तो रखता है, एकदम एक्टिव रखता है जी, तो जरूर खेलना चाहिए। तो हम भी एक्टिव रहते हुए बढ़ते हैं आगे। गीत हमें एक्टिव करता है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आंखों के सिवा दुनिया
रखा क्या है। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए हैं मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए क्या है। इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है। के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। आरती, रिश्ते जो हैं हम सबके जीवन में बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। वो तो रखते हैं चंचल, लेकिन मैं एक बात कहूंगी तुमसे। बिल्कुल कहो। कह सकती हूँ। देखो कितनी अच्छी तरीके से औपचारिकता निभाई है इसमें हीरो ने, कि आंखों की तारीफ कर कर के पूरा गाना ही उस पे दे दिया कि ये इसको कहते हैं औपचारिकता निभाना। बिल्कुल। वैसे मैं कहूंगी कि चंचल बहुत आप अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा करती हैं, हर चीज आपकी बहुत अच्छी है। तो ये सिर्फ एक औपचारिक तौर पर कर रही है। आप बताओ कैसा लगा। जब हम औपचारिकताएं निभाते हैं तो कई बार सामने वाले को भी ये अच्छा महसूस करवाती हैं। और जहां देखो आरती, एक तरफ हमारे कुछ करीबी रिश्ते होते हैं जो हमें भावनात्मक सहारा देते हैं, वहीं कुछ जाने अनजाने रिश्ते भी होते हैं जो हमारे विकास में भागीदारी निभाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अपने जो बहुत करीबी रिश्ते होते हैं हम उन्हें ये सोचकर ही अनदेखा अनसुना करते रहते हैं कि कोई बात नहीं, इन लोगों के साथ हम क्या औपचारिकताएं निभाएं, तो अपने ही हैं। जैसे उनको हमेशा प्रणाम करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है, देना है, उनका हालचाल पूछना, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जिन्हें हम औपचारिकताओं में गिन सकते हैं, क्योंकि हर रोज ही हमें निभानी होती हैं। लेकिन ये औपचारिक व्यवहार अन्य लोगों से जब हम मिलते हैं, उनसे अपनापन उनको देते हैं, तो कई बार ये खुशी देता है। हम किसी भी अजनबी से मिले तो हम उन्हें प्रणाम करते हैं, और तो हम करते हैं, लेकिन अपने घर में हम कहते हैं अरे क्या फॉर्मेलिटी करना है, तुम लोग क्या करना है इसमें, ठीक है जो ऐसा चल रहा है, ये गलत चीज है।
एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड लेना किसी चीज को, ये गलत हो जाता है ना। बिल्कुल, क्योंकि हमें लगता है अब हमारी मम्मी हमारे रोज ही खाना बनाती हैं, वो तो रोज अच्छा खाना बनाती हैं। हमारे रोजमर्रा के सारे काम भी हमारे लिए करती हैं, जैसे खाना बनाना हो गया, कपड़े धोना है, घर को साफ सुथरा रखना है। हम क्या समझते हैं कि भाई ये तो उनका फर्ज है, और हमारे पिताजी जो हमारे लिए हर जरूरत को पूरा करते हैं, ये भी उनका फर्ज है। लेकिन जब भी हमारी माँ, बहन, भाभी, पत्नी कोई भी अगर हमें अच्छा खाना बनाकर खिला रही है, घर को साफ सुथरा रखते ही, तो अगर तारीफ के 2 शब्द अगर हम उन्हें कह देते कि आज खाना बहुत अच्छा बना था, देखो आज तुमने पर्दे लगाए हैं, कितने करीने से लगाए हैं, आज तो घर बहुत साफ सुथरा है, सोफे कितने अच्छे से व्यवस्थित किए गए हैं, तो ये चीज उन्हें मोटिवेट करती है, उन्हें और प्रेरणा देती है, ताकि वो हमेशा इसी तरह से अच्छे ढंग से आपको हर चीज का प्रस्तुतिकरण। तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती है जी। और तारीफ करना चाहे बाहर वाले करें चाहे घर वाले करें, अपने को अच्छा ही लगेगा ना किसी की। अब भाई तुम तारीफ ज्यादा मत करो, क्योंकि इस समय हमारी घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि एक अंतराल का समय हो गया है। विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा और मैं हूँ आरती श्रीवास्तव। हाँ आरती, अंतराल से पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ औपचारिकताओं के बारे में या तारीफ के बारे में, तो अब तुम तारीफ करो, औपचारिकताएं निभाओ। बिल्कुल तारीफ कर रही हूँ मैं कि चंचला जाओ बहुत अच्छी लग रही है। आप सिर्फ मेरी तारीफ मत करिए भाई, हमारे श्रोताओं की, अपने श्रोताओं की, सखाओं की, सबकी तारीफ करूंगी कि इतना अच्छा लिखते हैं और साथ में जुड़े रहते हैं। देखो कोई जरूरी नहीं कि इतने समय तक रहे, लेकिन देखो पूरा साथ निभाते हैं हमारा। और इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज भेजते हैं जब हम व्यंजन लेकर आते हैं, और साथ में इतने अच्छे अच्छे अपने विचार साझा करते हैं हर विषय के ऊपर। तो भाई जब विचार साझा करने की बात चली है तो मैं बता दूं हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं औपचारिकताओं के विषय पर। वो लिखते हैं कि औपचारिकताएं नजदीकियां बढ़ाती हैं, रिश्तों में भी ये बहुत जरूरी है, चाहे वो घर परिवार हो, समाज हो, कार्यस्थल ही क्यों ना हो। जब हम किसी के प्रति सम्मान दिखाते हैं, सहजता, ईमानदारी और भावनात्मक जुड़ाव के साथ सामने वाले की बात को सुनते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, परेशान है तो सांत्वना देने से औपचारिकता धीरे धीरे नजदीकियों में बदल जाती है और सभी की दिनचर्या में धन्यवाद देने की, एहसान मानने की, मदद करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी औपचारिकता समझदारी से रिश्तों को सूरत में बदलकर जीवन को खुशहाल बना। बिल्कुल। और एक अलग से एक महसूस होता है ना हमें जब कोई हमारी तारीफ करता है, जो सामने अगर हम उसे जानती भी नहीं, लेकिन अगर वो हमारे मन में कुछ कह रहा अच्छा, तो एकदम एक कनेक्शन सा बन जाता है ना। और एक हमारे श्रोता हैं जो कहती हैं कि कभी कुछ व्यंजन अच्छा बना, सभी ने बड़ी चाव से खाया, पर खाना इतना स्वादिष्ट था कि तारीफ करना ही सभी भूल गए। पर उनकी मुस्कुराहट, चेहरे पर उनकी तृप्ति का भाव देखकर ये तो अनुमान लग ही गया कि व्यंजन बनाने वाले के लिए ये सम्मान होता है और यहाँ पर कोई औपचारिकता नहीं निभाई जाती है, और घर परिवार में ज्यादातर ऐसा ही होता है। और इस तरह का सम्मान भी हमारे नजदीकियों को बढ़ाता है। औपचारिकता का मतलब ये नहीं है कि हम मतलब बहुत ज्यादा कुछ कह रहे हैं। हाँ, ये झूठी तारीफ भी नहीं करनी है। अगर अच्छा बना है तो उसकी तारीफ करें कि आज तो खाना मम्मा या बहन या किसने बनाया तो बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो खाना बहुत बढ़िया बना है, सब्जी बहुत अच्छी बनी है, या जो भी चीज अच्छी बनी है, तो बस इतना भर कहना होता है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं कहनी होती है। मान के चलिए अगर कुछ स्पेशल वो बना रही हैं रसोई में, दिन भर उसकी तैयारी होने की, और वो सिर्फ एक बस तारीफ की इतनी सी नजर चाहती हैं, आप बहुत बड़े बड़े शब्दों में तारीफ ना करें, आपने सिर्फ ये कह दिया कि नहीं आज तुम्हारी जो मेहनत है वो दिख रही है तुम्हारे खाने में, तो ये 2 शब्द भी बहुत जादू का सा काम करते हैं। और ये जो औपचारिक व्यवहार है, जैसे हमने कहा ना कि जादू का सा असर करता है, करके तो देखिए एक बार तारीफ, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति भी प्रोत्साहन चाहता है और ये प्रोत्साहन उसको बहुत बल देता है। जिन कामों को हम अपना फर्ज समझकर अपने मन से करते हैं, कई बार बेमने भी करते हैं, लेकिन छोटी सी औपचारिकता जब मिल जाती है हमें, तो वो हमें बहुत सारा
उत्साह हमें भर देती है और ऐसा अटेंशन पाने की अपेक्षा में कई बार हम खुद को और ज्यादा व्यवहार कुशल बनाने की कोशिश में फिर लगे ही रहते हैं। बिल्कुल। और एक और हमारे जो साथी हैं वो कहते हैं कि औपचारिकता बढ़ाती हैं नजदीकियां एक दिलचस्प विरोधाभास है, जिसका अर्थ है कि जब हम किसी रिश्ते में नियमों, शिष्टाचार और तयशुदा तरीकों का पालन करते हैं तो ये न केवल पेशेवर बल्कि व्यक्तिगत रिश्तों में भी विश्वास, सम्मान और गहराई पैदा करता है, क्योंकि ये दर्शाता है कि आप रिश्ते को महत्व देते हैं, जिससे दोनों पक्षों को सुरक्षा और समझ महसूस होती है और ये अंततः अधिक वास्तविक और मजबूत जुड़ाव की ओर ले जाता है। और बताया जाता है कि अगर हम कितना भी, अगर किसी से हम इतना ज्यादा खुल के बात कर रहे हैं, कोई हमें धन्यवाद दे रहा है या हमें किसी गलती पे सॉरी कह रहा है, तो उसके लिए एक अलग सी हमारे मन में भावना पैदा हो जाती है। तो हमारे श्रोताओं के बहुत सारे कमेंट्स अभी और हमें पढ़ने हैं इस विषय पर, और बातें करेंगे। सुनाओगी ना? जी बिल्कुल, सुनाना चाहिए। न जाने क्यों, न जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा, न जाने क्यों ये शीशा तोड़ डाला, ये शीशा तोड़ डाला, प्यार के काबिल नहीं समझा, न जाने क्यों। हमारा प्यार देखो और हमारा हौसला देखो, हमारा प्यार देखो और हमारा हौसला देखो, मोहब्बत का जुनून हमको कहाँ तक ले चला देखो, तुम्ही ने जान ले ली, जान ले ली और तुम्हें कातिल नहीं समझा, न जाने क्यों, न जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा, न जाने क्यों। मुश्किल हो गया जीना, चलाए तीर वो तुमने के छलनी हो गया सीना, और उस पर ये सितम है, और उस पर ये सितम है कि हमें घायल नहीं समझा, न जाने क्यों, न जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा, न जाने क्यों। मोहब्बत का ये जादू एक दिन सर चढ़ के बोलेगा, मोहब्बत का ये जादू एक दिन सर चढ़ के बोलेगा, हर एक आंधी हर एक तूफान को दामन में ले लेगा, मोहब्बत ने किसी भी, मोहब्बत ने किसी भी काम को मुश्किल नहीं समझा, न जाने क्यों, न जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा, न जाने क्यों ये शीशा तोड़ डाला, ये शीशा तोड़ डाला, प्यार के काबिल नहीं समझा, न जाने क्यों।
भारतीय व्यवहार के मामले में हम सभी दोहरा जीवन जीते हैं। घर पर अखबार पढ़ते, कंप्यूटर पर काम करते हुए, टीवी देखते हुए, या फिर जब हमारी माताजी, पिताजी, भाई बहन, पति पत्नी, इनमें से कोई भी अगर कोई जरूरी बात हमसे पूछना चाहे तो हम क्या जवाब देते हैं? भाई अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। ऐसा लगता है जैसे हम उनकी बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन कोई बाहर वाला अगर अपने थोड़े से सहयोग के बदले अपनी गलती पर या किसी अनुरोध करते हुए हमसे सॉरी कह दे, थैंक यू कह दे, प्लीज कह, तो हम उनके साथ में अपनी बात को आगे बढ़ाना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि एक बॉस जो हमेशा अपने कर्मचारियों से सम्मान पूर्वक बात करता है और नियमों का पालन करता है, उससे कर्मचारी ज्यादा जुड़ते हैं, बजाय उसके कि जो व्यक्ति अब नियम को तोड़ता रहे और मतलब थोड़ा रूडली बात करे कि अच्छा तुम ये काम कर दिया, बस इस तरह से। हम देखो ये तो सामान्य सा नियम है, बिल्कुल अंदाज में बोल कर बिल्कुल दिखाया है। सामान्य सा नियम है कि अगर कोई रूडली बात करेगा ना हमसे तो एकदम लगता है भैया और ये बॉस हो गए, चुप हो जा, बैठो। लेकिन जो हमसे अच्छे से सम्मानपूर्वक बात कर रहा है ना, थोड़ा सा फ्रेंडली होकर बात कर रहा है, तो हम उससे खुल के अपनी समस्या भी कह सकते हैं, अपनी बात भी कह सकते हैं। तो ये चीज तो बिल्कुल सही कही इन्होंने। बिल्कुल वैसे ही ऐसा अपने परिवार वालों के साथ भी होता है। उनके साथ बड़े रूखे सूखे से होते हैं, और जो बाहर वाले होते हैं उनके साथ बड़े हम मधुर व्यवहार वाले बन जाते हैं, मिष्ट भाषी बन जाते हैं। वो एकदम जैसे व्यवहार कुशल लोग होते हैं ना, उस तरह से पेश आते हैं। जबकि सही तरीका तो यही है कि बाहरी लोगों के साथ साथ जो हमारे करीबी हैं या परिवार के लोग हैं, उनके साथ भी हम सम्मान का भाव रखें और उन्हें भी पूरा पूरा सहयोग करें। बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि औपचारिक ढांचा यानी कि जो इसका औपचारिकता निभाने की बात होती है, उससे क्या होता है, रिश्तों में स्पष्टता आती है कि क्या उम्मीद की जाए और क्या ना की जाए, यानी किससे उम्मीद की जाए और किससे ना की जाए। जैसे मैं चंचल से उम्मीद कर सकती हूँ कि चंचल अब यहाँ से जानने के मुझे एक कप चाय पिलवा सकती है, क्योंकि मैंने इसकी इतनी सारी तारीफ करी, तो कम से कम चाय तो पिला ही सकती है ना मुझे वो। जरूर तो पिलाऊंगी चाय के साथ में। अगर तुम्हें चाहिए तो हम नाश्ता भी करवाएंगे। थोड़ा सा संयम, थोड़ी सी औपचारिकता, थोड़ी सी व्यवहारिकता आत्मीय रिश्तों के साथ अगर अपनाई जाए ना, तो हम सबकी जिंदगी हसीन भी हो जाती है और खुशगवार भी हो जाती है। हम लोग की अपनी बातों, मैंने उनका जो उन्होंने कमेंट किया था, जो मैसेज भेजा था, वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं। वही पूरा करो कमेंट को उनके। हाँ, वो लिखते हैं कि रिश्ते में स्पष्टता लाता है, क्या उम्मीद की जाए और क्या नहीं की जाए ये पता होता है, ये अनिश्चितता को कम करता है और एक सुरक्षित माहौल बनाता है जिससे लोग खुलकर जुड़ पाते हैं। गहराई और स्थिरता, जब शुरुआती औपचारिकताएं पूरी होती हैं और भरोसा बन जाता है तो लोग सहज हो जाते हैं। फिर यह औपचारिकता एक मजबूत नींव बन जाती है जिस पर वास्तविक और गहरी नजदीकी पनपती है। ठीक वैसे ही जैसे कि हम एक दूसरे से जब बात करते हैं तो हम जब एक दूसरे को समझने लगते हैं तो हम अच्छे से खुल के बात कर पाते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, जब औपचारिक जो नियम है, जैसे स्पष्ट संवाद करना, पास आना, हम इनका पालन करते हैं तो एक दूसरे व्यक्ति को भरोसा होता है कि आप बहुत ही भरोसेमंद हैं और ईमानदार हैं, और इससे रिश्ता गहरा होता है। सम्मान और मूल्य, ये औपचारिकताएं दिखाती हैं कि आप दूसरे व्यक्ति की या उस रिश्ते की कद्र करते हैं, भले ही वो औपचारिक लगे, लेकिन फिर भी ये एक तरह का सम्मान होता है। बिल्कुल, रिश्ते की कद्र करना या औपचारिकता निभाने का एक थोड़ा सा एक पहलू है ना। अगर हम किसी की कद्र करते हैं, किसी इंसान की, चाहे वो हमारा अपना है या फिर कोई अजनबी है, कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है, तो अगर हम कुछ उसके लिए कुछ कहते हैं, कुछ अच्छी बातें कहते हैं, बिल्कुल, तो हम अगर कद्र कर रहे हैं तो ये एहसास करवाना जरूरी है। उसी के लिए औपचारिक रूप से कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। बिल्कुल, एक गीत का इस्तेमाल करना अभी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सुनवाती हूँ आपको भी और हमारे श्रोताओं को भी। तुझे प्यार करते हैं, करते रहेंगे, कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं, करते रहेंगे, कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। करते हैं, करते रहेंगे, कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। कहीं भी रहूं मेरा दिल तो यही है, तुझे भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं
फटे चांद लेकिन मुझे गम न होगा, तेरा प्यार दिल से कभी कम न होगा। गुजरने को ये दिन गुजरते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। करते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। हमारे श्रोता लिखते हैं कि पुराने गाने भी बहुत मीठे मीठे होते हैं और इसमें चीनी यानी शक्कर की जरूरत नहीं होती, यानी उनका इशारा है हमारे शुगर फ्री व्यंजन की तरफ। बिल्कुल, शक्कर रहित क्या क्या चीजें बन सकती हैं। बिल्कुल। और एक श्रोता ने लिखा हुआ है, वो भी इसी विषय पे लिखा है, जैसे हमने शुरुआत करी थी ना, शादी की बातों से शुरुआत करी थी। हाँ। इस समय जो ये चल रहा है, तो उनका लिखना है कि आज उनको जाना है किसी रिसेप्शन में, अब देखते हैं, वो कहते हैं कि अब देखते हैं वहाँ क्या बिना शक्कर का वहाँ पे मिलता है हमको। अब रिश्तेदारों के से मिलना भी बहुत अच्छा लगता है, उससे भी एक मिठास घुल जाती है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि शक्कर रहित मीठे व्यंजनों के लिए खजूर, गुड़, शहद, ताजे फल, सेब, पपीता, सूखे मेवे और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम स्वीटनर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जब आप लौकी की बर्फी बनाते हैं तो इसमें खजूर, नारियल की बर्फी बना सकते हैं, इसमें खजूर डाल सकते हैं, ओट्स के लड्डू में डाल सकते हैं, फ्रूट सलाद बना सकते हैं, चॉकलेट मूस जैसी स्वादिष्ट और पौष्टिक बहुत सारे व्यंजन ऐसे हैं जो बिना शक्कर के बन जाते हैं। बिल्कुल। अब एक उनको रेसिपी बताते हैं। एक श्रोता ने लिखकर भेजी जो ऑरेंज मखाना जेली डेजर्ट। इसके लिए आपको चाहिए 3/4 कप मखाना, और आधा लीटर दूध, और 1/3 कप बॉइल्ड साबूदाना भी चाहिए आपको, और 1 से 2 बड़ी चम्मच चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स चाहिए बारीक कटी हुई, और 1 से 2 बड़ी चम्मच गुड़ का पाउडर चाहिए, या फिर आप मिश्री का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। 1-2 कप ऑरेंज जेली और 1/3 कप ऑरेंज क्रश, और 1-2 स्कूप वनीला आइसक्रीम अगर आप चाहें उसको डालना, तो नहीं तो ये अपने आप पर है आपके। 1-2 बूंद ऑरेंज फूड कलर की, और 1/3 कप अनार के दाने। एक पैन में मखाना डालकर क्रंची होने तक, यानी अच्छे वो वैसा हो जाए बढ़िया सा, तो उस तक रोस्ट कर लें उसको। अब इसे ठंडा करके उसका पाउडर बना लीजिए। अब एक कटोरी में उबला हुआ साबूदाना में ऑरेंज फूड कलर डालें और ऑरेंज क्रश डालकर उसको मिक्स कर लीजिए। अब पैन में दूध गर्म करें, उसमें मखाना का पाउडर मिक्स करें और दूध को गाढ़ा कर लीजिए। अब दूध को ठंडा करके उसमें गुड़ का पाउडर मिक्स कर लीजिए। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स मिक्स करें। अब इसमें ऑरेंज जेली मिक्स करें, फिर इसमें अनार के दाने मिक्स करें। अब इस मिश्रण को 2 से 3 घंटे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ऑरेंज मखाना जेली डेजर्ट तैयार है। और आप इतनी मीठी मीठी जब ये रेसिपीज बता रही हैं तो सुरों की मिठास में डूबो, एक गाना सुनाना जरूरी है।
रोजाना। लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना, अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना। जो कुछ नहीं तो ये इशारे क्यों, ठहर गए मेरे सहारे क्यों। अरे जो कुछ नहीं तो ये इशारे क्यों, ठहर गए मेरे सहारे क्यों। ओ थोड़ा सा हसीनों का सहारा लेके चलना है मेरी आदत रोजाना। लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना, अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज तो ऐसे व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए सभी मधुमेही तैयार हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यद्यपि मीठा सभी के लिए अनिवार्य है, बिल्कुल, क्योंकि मधुर ही बल्यम कहा गया है, इसीलिए मधुमेही को मीठे का परहेज करना होता है। यद्यपि मधुराधिपते रखिलम मधुरम भी कहा गया है, लेकिन हम लोग कहाँ उस मधुराधिपति तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए मीठे का परहेज करना ही चाहिए। इस दृष्टिकोण से आज के व्यंजन बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाई कौन सा व्यंजन आज बता के दिन रही तो हम आपको काजू कतली बता रहे हैं, जो बिना चीनी के बता रहे हैं आपको। चलिए बताइए। जो मैं नहीं बता रही, मेरे श्रोता ने लिख के दिया है, तो उन श्रोताओं की जो है उन्हीं की वजह से तक पहुंचा है। तो इसके लिए चाहिए आपको सबसे पहले काजू को 2 से 3 घंटे भिगो दीजिए और उसका बारीक पेस्ट बना लीजिए। काजू को पीसकर उसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह खजूर को भी बारीक पीसकर पेस्ट बना लीजिए। एक नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा घी डालिए और खजूर का पेस्ट हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लीजिए। अब इसमें काजू का पाउडर और इलायची मिलाइए। मिक्सचर को लगातार चलाते रहें ताकि वो तले में चिपके नहीं। अब मिश्रण कढ़ाई छोड़ने लगे और थोड़ा गाढ़ा हो जाए तब गैस को बंद कर दीजिए और इसे एक घी लगी थाली में निकाल लीजिए और बेलन से बेल लीजिए। ठंडा होने पर मनचाहे आकार में काट लीजिए। क्या बन गई ना काजू कतली आपकी। और देखो भाई शकरकंद का सीजन है, हमारे श्रोता ने शकरकंद का हलवा भी हमें लिखकर भेजा है। इसके लिए चाहिए 2 बड़े उबले और मैश किए हुए शकरकंद, थोड़ा सा देसी घी यानी 2-3 बड़े चम्मच, या अगर आपको थोड़ा ज्यादा लेना तो अपनी जरूरत के अनुसार चीजें थोड़ा सा घटा बढ़ा लीजिए। इलायची का पाउडर लेना है लगभग 1/4 चम्मच। कटे हुए मेवे लेने हैं जिसमें काजू, पिस्ता, बादाम और अपने स्वाद के अनुसार आप दूसरे मेवे भी ले सकते हैं। इन्हें गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा बचा कर रखिएगा। थोड़ा सा दूध लेना है और नमी के लिए लेना है ये दूध। अब इसे बनाने के लिए एक पैन में घी गरम करें, मैश किया हुआ शकरकंद डालकर मध्यम आंच पर 5 से 7 मिनट तक भून लेना ताकि कच्चापन निकल जाए और जरूरत हो तो उसमें थोड़ा सा दूध भी मिला देना है और पकाते हुए जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए और पैन के किनारे ना छोड़ने लगे तब तक इसको चलाते रहना है। बाद में थोड़ा सा इलायची पाउडर, कटे हुए मेवे मिलाएं और गर्मा गर्म से परोसें। वाह, बहुत बढ़िया बताया। और साथ ही एक और मैं बता रही हूँ आपको, इसका है शुगर फ्री बनाना डेट्स केक। क्या बात है। केक भी होता है। खजूर और दूध को एक साथ मिक्सर में पीसकर स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। अब पके केले को मसल लीजिए और खजूर के पेस्ट में मिला लीजिए। अब इसमें मक्खन डालिए और अच्छी तरह से मिला लीजिए। एक अलग बाउल में रागी का आटा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और दालचीनी पाउडर को छान लीजिए। सूखी गीली सामग्री को मिक्स करें। चाहे तो अखरोट, काजू भी डाल सकते हैं। अब मिश्रण को ग्रीस किए हुए मोल्ड में डालें। ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट तक उसको बेक कर लीजिए और कुकर में बना रहे हैं तो धीमी आंच पर 35 से 40 मिनट तक रखिए और उसको चेक करते रहिए और साफ निकले तो उसका मतलब केक आपका तैयार हो चुका है। और अब एक मीठा मीठा गाना सा हमारे पास तैयार है और बिल्कुल ये आपको बिल्कुल सुनने के लिए बेकरार है इस मीठा मीठे गाने को। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना।
एक तो पहले ही दिल का बहलना, आफत फिर उस पे लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के चलना। हाय तौबा मेरी तौबा, मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का बहलना, आफत फिर उस पे लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के चलना। ऐसी ना बोलो पड़ जाए मुझको शर्माना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। हो नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। मुझको बना के दीवाना, पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं इजाजत। चंचल वर्मा और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखी सहेली।